हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोपहर का वक्त, ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक प्रकृति को लेकर अस्पताल से वापस आ गया था और प्रकृति कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। तभी ऋतिक कमरे में आते हुए प्रकृति से बोला, सुनो, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई भी काम हो तो मैसेज कर देना। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं अपना काम खुद भी तो कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते, ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुन प्रकृति दांत पीस कर बोली, क्यों? क्योंकि मैं बॉडीगार्ड से कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाने में पाबंदी लगा दी है, ऋतिक ने सपाट लहजे में कहा। ये सुन ऋतिक प्रकृति हैरान होकर बोली, तुम मेरे आज़ादी को कंट्रोल करना चाहते हो? जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई तभी तुम मेरे कंट्रोल में आ गई थी, ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर प्रकृति हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, प्रकृति नाम है मेरा, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके बोला, ज़्यादा मुंह चलाना बंद करो, वरना वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? प्रकृति ने बिस्तर से उतर के कहा, जिसे देख ऋतिक प्रकृति को घूरते हुए बोला, देखो प्रकृति, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। क्या मतलब कुछ नहीं करना चाहते? प्रकृति ने ऋतिक के सामने खड़ा होकर कहा। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही सेल्वन वहां आकर अपना सिर झुका ऋतिक से बोला, मिस्टर भाटिया एंड मिसेज भाटिया आए हुए हैं। उसकी बात सुन ऋतिक प्रकृति को घूरते हुए बोला, उनके साथ कहीं भी जाने के बारे में भी सोचना मत। प्रकृति ऋतिक की आंखों को इग्नोर कर अपनी कदम सीधा कमरे से बाहर बढ़ा देती है तो मेन हॉल में विक्रम और आरू खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर प्रकृति जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ आरू से बोली, आरू, तो पहले से मोटी हो गई है लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। ऋतिक प्रकृति की बात सुन नीचे आते हुए बोला, तुम भी हो जाओगे। प्रकृति घूर कर ऋतिक की तरफ देखने के बाद उसे इग्नोर कर विक्रम से बोली, जीजू, मैं मेरी बहन को लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ, तब तक आप अपने साढ़ू से मिलो। विक्रम प्रकृति की बात सुन अपना सिर हिला देता है तो प्रकृति आरू को लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। उन दोनों को जाने के बाद विक्रम ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा बरसाला हॉस्पिटल में है, तुम्हारी बीवी को देखकर लगता नहीं है कि उसे पता होगा। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए उस सोफे पर आराम से बैठकर बोला, करने की सज़ा इसी जन्म में मिलती है और मेरी बीवी को बताएगा कौन? सही कहा, बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन कुछ भी अब करने से पहले एक बार सोच लेना कि अब तुम्हारे साथ एक लड़की जुड़ी हुई है, विक्रम ने समझाने के नाते कहा। जिसे सुन ऋतिक अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हारी बीवी उदास क्यों थी? विक्रम ऋतिक की बात सुनकर वो इग्नोर करते हुए बोला, उसे बच्चा चाहिए तो दे दो, क्या तुम बाप नहीं बन सकते? ऋतिक ने अजीब नज़रों से विक्रम को देखते हुए कहा। जिसे सुन विक्रम अपने दांत पीस कर बोला, मैं बाप बन सकता हूँ, वो माँ बन सकती है, लेकिन डॉक्टर ने 4 साल बाद लेने से मना किया है। विक्रम की पूरी बात सुन ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी वाइफ को बता देना चाहिए। किस बारे में? विक्रम ने कन्फ्यूजन में पूछा। जिस पर ऋतिक बोला, यही कि कुछ फिजिकल दिक्कत होने के कारण अभी तुम दोनों को बच्चा नहीं लेना चाहिए, वरना उसे शक होगा कि तुम बाप नहीं बन सकते। ऋतिक की बात पर विक्रम कुछ पल सोच अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, सही कह रहे हो तुम। वैसे तुम्हारे और प्रकृति का क्या झोल है? ऋतिक आईब्रो उचकाते हुए विक्रम की तरफ देख कर बोला, मतलब शादी हो चुकी है तो हनीमून, ऐसा कुछ तो सोचा होगा, विक्रम ने जवाब दिया। जिसे सुन ऋतिक कुछ पल सोच कर बोला, हनीमून पर जाना जरूरी होता है क्या? विक्रम ऋतिक को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, तो लड़की को कहीं घुमाने लेकर नहीं जाओगे? ऋतिक विक्रम की बात सुनकर बोला,
तुम बताओ कौन सी विक्रम जगह हल्का लेकर जाऊं शरारत भरी आवाज़ में बोला, स्वीडन लेकर जाओ, अभी वहाँ पर अच्छे से ठंडी होगी। कमरे से और रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, और हनीमून पर घूमने कौन जाता है। ऋतिक विक्रम की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओह तुम इंटीमेसी की बात कर रहे हो। विक्रम अपना सिर हिला देता है तो ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं उसे अपने साथ जर्मनी लेकर जाऊंगा। वैसे भी मुझे वहाँ पर कुछ काम था, हनीमून का हनीमून हो जाएगा। विक्रम ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिला देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। इधर आरू चुपचाप प्रकृति के हाँ में हाँ मिलाते हुए बैठी थी, जिसे देखते हुए प्रकृति उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हो गया आरू, इतनी शांत क्यों है? जीजू ने कुछ कहा तुझसे? प्रकृति की बात पर आरू उसकी तरफ देखते हुए बोली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं पसंद। जिस पर प्रकृति 2 मिनट से देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ, जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तब पसंद आ जाएंगे। आरू प्रकृति की बात पर बोली, वो बच्चा नहीं लेना चाहते तो तू क्यों उतावली होती जा रही है पागल। अगर जीजू तेरे साथ शादी वाले रिश्ते को अभी इंजॉय करना चाहते हैं तो तू बच्चा लेकर क्यों तमाशा क्रिएट कर रही हो। प्रकृति ने आरू को घूरते हुए कहा। आरू प्रकृति की बात सुनकर बोली, तू कहना चाहती है कि मुझे अभी ये सब नहीं करना चाहिए। प्रकृति अपना सिर हिलाकर बोली, करेक्ट, तो अभी बच्चे का ख्याल ड्रॉप कर, जब जीजू को चाहिए होगा वो खुद तुझसे बोलेंगे। और मैं तो कहती हूँ अपनी स्टडी पर फोकस कर, बच्चों का क्या है यार, अभी तो सिर्फ 21 साल की है, कभी भी हो सकता है। प्रकृति की बात सुन आरू अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। प्रकृति कुछ कहते उससे पहले ही ऋतिक आते हुए बोला, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया क्या? प्रकृति ऋतिक को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देखकर ऋतिक की आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं आरू ऋतिक की आवाज़ पर बोली, आइए जीजू, और आपने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, आप प्रकृति से बात कर लीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर आरू उनके कमरे से निकल कर बाहर चली जाती है। आरू के जाने के बाद प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, तुमने हमें डिस्टर्ब किया था, लेकिन मेरी साली ने कहा मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुन प्रकृति ऋतिक को घूरने लगती है तो ऋतिक उसकी नज़र को इग्नोर करके बोला, सामान पैक कर लेना, खासकर गर्म कपड़े, हम जर्मनी जा रहे हैं। प्रकृति ऋतिक की बात पर आंखें बड़ी करके अचानक खुश होते हुए बोले, सच में हम जर्मनी जा रहे हैं? मुझे वहाँ का स्नोफॉल देखना है। ऋतिक प्रकृति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हम शाम के फ्लाइट से निकल रहे हैं। प्रकृति जल्दी से अपना सिर हिला देती है तो ऋतिक उसके पास आकर उसके कान में धीरे से कहता है, हम हनीमून पर जा रहे हैं। ऋतिक की गर्म सांसों को अपने कान पर महसूस कर प्रकृति के गाल और कान पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं, जिसे देख ऋतिक हल्का सा उसके कान पर बाइट करके कहता है, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। प्रकृति के बोलते ऋतिक की मदहोशी भरी आवाज़ के सामने बंद हो चुकी थी, जिसे देखकर ऋतिक उसके होठों पर हल्का सा पैक देकर कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, चेहरा धो लो। प्रकृति जाते हुए ऋतिक को देख अपने दिल पर हाथ रख खुद से बोली, इसकी बात करने के अंदाज को देखकर लगता है जैसे ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना कहते हुए प्रकृति एक गहरी सांस लेकर जल्दी से सामान पैक करने में लग जाती है। इधर रात का वक्त था। मित्तल हाउस में कशिश स्टडी रूम में बैठा अपना काम करते हुए लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, मीरा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मीरा कशिश की बात कर अंदर आते हुए बोले, आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ी हुई हूँ? तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू से। कशिश ने सिर उठा मीरा को देखते हुए जवाब दिया, जिसे सुन मीरा कशिश की तरफ देखते हुए बोली, नित्या के बारे में कुछ पता चला? कशिश मीरा की बात पर बोला, नित्या रूस में है अपने पति करण चावला के साथ। क्या पति? मीरा ने हैरान होकर कहा, जिसे सुन कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, उन दोनों ने शादी कर ली है और करण एक अच्छा लड़का है। जिस पर मीरा कशिश को देखते हुए बोली, मैंने अपनी आंखों से उस लड़के को नित्या को मारते हुए देखा था और आप कह रहे हो कि वो लड़का अच्छा है। कशिश मीरा के हाथ को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, मीरा, तुम जितना सोच रही हो करण उतना बुरा नहीं है। मीरा कशिश की बात सुनकर बोले, मुझे पता है वो उससे भी ज़्यादा बुरा है, पागल आदमी, शन की कहीं का।
कशिश मीरा के चेहरे को पकड़कर बोला, मेरे तरफ से देखो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मीरा एक गहरी सांस लेकर बोली, कल मुझे इंस्टीट्यूट जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा, तो चलो चलो जाओ, सो जाओ। कशिश ने मीरा के गाल पर किस करते हुए कहा, जिसे देख मीरा उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, सुनिए। कशिश मीरा के सॉफ्ट टोन पर उसे देखते हुए बोला, नहीं मीरा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कशिश की तरफ पलट कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे सॉफ्ट तरीके से किस करने लगती है। कशिश मीरा के अचानक ऐसा करने पर उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, मीरा। कशिश, आप खुद को क्यों रोक रहे हो? चलिए आज हम दोनों दूसरे में फिर खो जाते हैं। मीरा ने कशिश के कानों में अपने होठ धीरे धीरे चलाते हुए मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, जिसे सुन कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, मीरा, ये तुम्हारे हार्मोन्स के कारण हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मीरा कशिश के लोअर रीजन पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है क्या, जो आप मेरे हार्मोन्स को दोष दे रहे हो? ये कहते हुए मीरा धीरे धीरे कशिश के मिड एरिया को पेट से के ऊपर से ही रब करने लगती है। कशिश अपने खुद के होठ को कसकर बाइट करते हुए मीरा को कमर से पकड़कर उठाते हुए बोला, सीरियसली तुम बहुत बेशर्म हो, और ये बेशर्मी सिर्फ आपके लिए है सैया जी। मीरा ने अपने पर कशिश के कमर पर लपेट उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। कशिश का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वहीं मीरा कशिश को छेड़ने का एक और मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी। कशिश बेडरूम में आकर एक लात दरवाजे पर मारकर बंद कर देता है और मीरा को बिस्तर के पास उतारते हुए कहता है, चुपचाप सो जाओ। मीरा कशिश के बिल्कुल करीब आ उसके कमर को पकड़ते हुए बोली, क्यों, क्या मैं आपको सेक्सी नहीं लग रही? कशिश सिर झुकाकर मीरा की तरफ देखता है तो उसकी नज़र सीधा मीरा का क्लीवेज पर चली जाती है, जो कि वह नेक नाइटी में साफ तौर पर दिख रही थी। कशिश जल्दी से अपनी नज़र वहां से हटाकर बोला, प्रेगनेंसी के शुरू टाइम पर हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने कंट्रोल को दें। जिसे सुनकर मीरा कशिश को घूरते हुए, और उसका क्या, अगर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं तो? कशिश फ्रस्ट्रेशन भरी नज़र से मीरा को देखते हुए बोला, मीरा, मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहता। जिसे सुनकर मीरा अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो क्या आप चाहते हो मैं मास्टर वेट करूं? कशिश हैरान नज़र से मीरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो? मीरा कशिश की बात को सुनते हुए अपने नाइट गाउन को उसके सामने उतार खड़ी हो जाती है। मीरा के इस अंदाज पर कशिश के आंखें बड़ी हो जाती है। कशिश मीरा के अंदाज पर आंखें बड़ी कर उसे देखे जा रहा था, जिसे देख मीरा कशिश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोले, क्या हुआ? कशिश जल्दी से अपने लोअर रीजन के सामने हाथ रखकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तुम सो रही हो, चुपचाप। मीरा शरारती नज़र से कशिश की तरफ देख उसके पास आकर बोली, सैया जी को शर्म आ रही है, देखो गाल कैसे लाल लाल हो गया है, बिल्कुल टमाटर की तरह। ये सुनकर कशिश अपना चेहरा ऊपर कर इंटीरियर की तरफ देखते हुए बोला, मीरा, तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा घुस गई है आज? मीरा कशिश के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर कर बोली, क्या आपको मेरा फिगर अच्छा नहीं लग रहा जो आप सिर ऊपर कर रहे हो? कशिश सिर नीचे कर मीरा के चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे इधर उधर नहीं देखना, मुझे इंटीमेंसी चाहिए ना, तो मैं तुम्हारा मसाज करते हुए करूं। जिसे सुनकर मीरा कुछ पल सोच कर बोली, ठीक है। कशिश एक राहत की सांस ले घड़ी की तरफ देखता है, जिसमें रात के 11 बज रहे थे। मीरा इस टाइम पर सो जाती थी, जिसे देखते हुए कशिश हल्का सा मुस्कुरा देता है और तेल न लेकर मीरा के पीठ को मसाज करने लगता है। मीरा कशिश के मसाज पर अपनी आंखें बंद कर उसके छुअन को महसूस करने लगती है। धीरे धीरे मीरा की सांसें तेज होने लगती है, जिसे महसूस कर कशिश मीरा के चेहरे को देखता है, जो कि नींद की आगोश में जा चुकी थी। मीरा को नींद में देख कशिश गहरी सांस लेकर बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर ने कहा है कि तुम दोनों ठीक हो, लेकिन मुझे तुमसे 2 महीने दूर रहना है, क्योंकि ये तुम्हारा शुरुआती समय है, फिर तुम्हें बहुत परेशान करूँगा। इतना कहकर कशिश हौले से मीरा को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और लाइट ऑफ कर उसके बगल में लेट जाता है। इधर शारंग बिरला में शोभित अपने कमरे में लैपटॉप में काम कर रहा था।
अदिति अपने कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए शोभित के सामने जाकर बैठते हुए बोली, सुनिए। शोभित अदिति की बात पर अपना सिर उठा उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया? अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर इतना तो पता चल चुका है कि तुम मेरी IQ लेवल को चेक करना चाहती हो। शोभित ने आईब्रो सिकुड़ाते हुए कहा, जिसे देखकर अदिति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, अरे मुझे अच्छे से पता है कि आपका IQ लेवल मुझे कई गुना हाई है। मैं इस तरीके से आपको अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हूँ? अदिति की बात पर शोभित लैपटॉप कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए अदिति की तरफ देखकर बोला, तो पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अदिति इंग्लिश का बुक शोभित के सामने रखते हुए बोली, मुझे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। शोभित अदिति की बुक लेकर टॉपिक पढ़ने के बाद बोला, गूगल में सर्च किया लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अदिति ने जवाब दिया, जिस पर शोभित छोटा सा मुंह बनाकर बोला, यार मुझे कॉलेज छोड़े काफ़ी वक्त हो गया है और सिलेबस चेंज हो गया है, मुझे नहीं पता इस बारे में। अदिति शोभित के हाथ से बुक लेकर बोले, आप तो मुझसे भी बड़े गधे हो। शोभित आंखें बड़ी कर अदिति को घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुमसे बड़ा गधा हो गया? वैसे गधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डंकी, यू आर ए डंकी। अदिति ने बिस्तर पर चढ़ते हुए कहा, जिसे सुनकर शोभित अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, 1 महीने बाद हमारी शादी है, भूल गई क्या? मुझे याद है और मुझे इसी डंकी के साथ रहना है। अदिति ने बुक्स बंद करते हुए कहा, जिसे देख शोभित अपने दांत पीस कर बोला, बुक क्यों बंद कर रही हो? पढ़ना नहीं है क्या? अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी तक हम लोगों का टाइम टेबल नहीं आया है। अगर बाई चांस 1 महीने बाद मेरी शादी के वक्त एग्ज़ाम हुआ तो कोई बात नहीं, तुम एग्ज़ाम दिला लेना, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। शोभित ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जिसे सुना देती शोभित की तरफ देखते हुए बोली, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, एग्ज़ाम भी ज़िंदगी में एक ही बार होता है इडियट, इसलिए बकवास करना बंद करो, चुपचाप सो जाओ। शोभित ने अदिति के सिर पर टपली मारते हुए कहा, जिसे देखकर अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है। शोभित आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, क्या समझ आ रहा है? यही कि आप मुझे छोटी बच्ची समझते हो। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख शोभित अदिति को अपने पास खींचकर बिस्तर पर लेट उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए बोला, हाँ तुम मेरी बच्ची ही तो हो। ये सुनकर अदिति अपना एक पैर शोभित के ऊपर रख उसके टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए, हम साथ में डांस करेंगे ना, सो जाओ अदिति। शोभित ने अदिति के सिर पर थपथपाते हुए कहा, जिसे सुनकर अदिति शोभित के सीने पर चिमटी काटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है तो शोभित उसे घूरने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। मृत्युंजय स्टडी रूम में अपने बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है महक वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ रही थी। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखने के बाद खुद भी बाथरूम की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम को पहन कर बाहर आता है। उसके बाद हल्के गीले थे और उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण वो काफ़ी हॉट लग रहा था। महक क्लोजेट से बाहर आते हैं। उसने हल्के वाइन कलर के खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी, जिसमें उसके सीने का उभार थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय हल्की मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, महक। मृत्युंजय के टोन को देखते हुए आंखें चढ़ाकर बोली, क्या हुआ? मृत्युंजय महक के सामने आ उसके होठों को देखते हुए बोला, आज का डिनर काफ़ी स्वादिष्ट था, लेकिन मुझे फिर से भूख लग रही है। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। इतना कहकर महक वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मृत्युंजय के ठंडे हाथ को स्पर्श को अपने हाथ पर महसूस कर महक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मृत्युंजय की तरफ देखने के लिए सिर ऊपर करती है तो मृत्युंजय उसके गुलाबी मुलायम होठों पर अपने सख्त होठों को रख देता है।
मृत्युंजय के ऐसा करते ही महक उसके कमर पर अपने हाथ लपेट लेती है तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ अपने गले पर लपेट लेता है और उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर और ज़्यादा पैशनेट गर्म जोशी के साथ किस करने लगता है। मृत्युंजय के हाथ महक के जो लाइन पर चल जाते हैं तो महक वो अभी भी उसके होठों पर किस करे जा रहा था। किस की वजह से दोनों के होठों पर लगे सलाइवा के कारण दोनों के होठ साइन कर रहे थे। मृत्युंजय महक के होठ से दूर हो उसके गले पर किस करते हुए अपने हाथ उसके कमर से ले उसके सीने पर ले जाता है और उसकी नाइटी को खोलने लगता है, जिस पर महक उसके हाथ को पकड़ लेती है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ने पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? महक के गाल हल्का लाल पड़ जाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, नो, आप बहुत कंट्रोल। बट व्हाट? मृत्युंजय ने महक चिढ़ाते हुए कहा। महक मृत्युंजय का फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज़ पर जल्दी से बोले, आप किस तक नहीं रुकने वाले हो? अब मृत्युंजय महक के बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, 4 महीने हो चुके हैं, मैंने किस के अलावा कुछ नहीं किया है और मैं अभी भी नहीं करता। बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। थक गया हूँ मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखकर ठंडे पानी से खुद को शांत करते हुए अब नहीं कर पाता। ये कहते हुए मृत्युंजय महक को देखने लगता है। मृत्युंजय की पूरी बात सुनकर महक अपने नाइटी को जीप को खोल अपने बालों का सामने की तरफ करते हुए अपना पीठ मृत्युंजय की तरफ करके खड़ी हो जाती है, जिसे देख मृत्युंजय महक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, महक तुम मुंह क्यों फेर रही हो? महक सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जीप फंस गई है, पूरा खोल देंगे तभी तो निकलेगा ना। मृत्युंजय महक के बात सुन उसके नाइटी के जीप को खोल उसके कंधे पर अपने होठ ठंडे होठ रख उसके दोनों हाथों में से हाथ फेरते उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलटकर बालों में हाथ डाल उसके होठों पर फिर से किस करने लगता है। महक मृत्युंजय के गले में हाथ डालकर उसके बालों को सहलाती है तो मृत्युंजय महक की नाइटी को उसके कंधे से सरकाते हुए निकाल कर नीचे गिरा देता है। महक शर्म से मृत्युंजय के सीने से लग जाती है तो मृत्युंजय उसके नग्न पीठ पर अपनी उंगली चलाते हुए कहता है, ऑलरेडी मैंने देख रखा है तुम्हें। महक मृत्युंजय के चिपके हुए धीरे से बोले, मुझे शर्म आ रही है, लाइट ऑफ कीजिए। मृत्युंजय महक के बात सुन उसके कमर को पकड़कर उसके सीने को देखते हुए बोला, महक क्या मैं फिर से वो कर सकता हूँ? महक मृत्युंजय की नज़र को देख थोड़े गुस्से में बोली, कुछ दिन बाद मेरा बच्चा आ जाएगा, आप ऐसी हरकत करोगे? महक मृत्युंजय को खड़ा देख कर बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। मृत्युंजय ने महक के आकर्षण बदन को देखते हुए कहा, जिसे सुन महक बोली, क्या देख रहे हो? फुर्सत से बने तुम्हारे इस आकर्षक जिस्म को। मृत्युंजय ने कहा, जिसे सुन महक अपने सीने को ढकते हुए बोले, आपको शर्म नहीं आ रही? मृत्युंजय महक के हाथ को उसके सीने से हटाते हुए बोला, देखने दो तुम्हारी इस खूबसूरती के दामन को जो आज हमें अपने पास बुला रही है। तो हमारी सुनिए, आपकी आंखें की शरारत आपकी नीयत बयान करते हुए हमें थोड़ी डरा रही है। महक ने मृत्युंजय के हाथ को झटक कर कहा, जिसे देख मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ उसे ऊपर खींचकर खड़ा कर देता है तो महक कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय महक के पीठ को अपने सीने से लगा उसके सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो तुम्हारे इस अक्ष को हमारे बगैर अधूरा सा लगता है, तो हम ख्वाब में भी आपके बगैर पूरा होने का सपना नहीं देखते। आप अक्ष की बात करते हैं। महक ने मिरर में खुद को देखते हुए कहा। मृत्युंजय महक के बात सुन उसके गर्दन पर किस करने लगता है तो महक की आंखें बंद हो जाती है और सांसें तेज होने लगती है। मृत्युंजय महक को पीठ को अपने सीने से लगाए मिरर में महक को देखते हुए उसके गले पर किस करने लगता है। उसकी नज़र फिर से महक के इमर्ज चेस्ट पर चली जाती है। महक की हरकत पर मृत्युंजय शरारती आवाज़ में बोला, क्या हुआ? मेरी छुअन आग लगा चुकी क्या? महक अपने सांसों को मृत्युंजय के गाल पर छोड़ते हुए बोली, देखिए मुझे बेशर्मी करने पर मजबूर मत कीजिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।